आदाब, मैं अंशु नैथानी हाजिर हूँ हिंदुस्तान के सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारी आज की पेशकश में बात भारत के सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के मैदान में सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनने की। जी हाँ, भारत के एविएशन सेक्टर में डीकार्बनाइजेशन की एक अच्छी खबर है। भारत में पहली बार अपने ही देश में तैयार किए गए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी ब्लेंडेड एविएशन टरबाइन फ्यूल के इस्तेमाल से पहली कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट एयर एशिया की फ्लाइट I5767 ने 19 मई 2023 को पहली बार पुणे से दिल्ली का हवाई सफर कामयाबी के साथ पूरा किया है। खास बात यह है कि हाल ही में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की लेबोरेटरी द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने बोइंग, इंडिगो, स्पाइसजेट और 3 टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया इंडिया के साथ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के प्रोडक्शन का करार किया है। और इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप सिंह पुरी ने उम्मीद जाहिर की है कि एनर्जी सेक्टर में 2047 तक भारत के आत्मनिर्भर बनने के लिए पेट्रोलियम सेक्टर बहुत ही अहम है। और अब हम सबके समझने के लिए ये बात है कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या है और इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में कितने बड़े इनकलाब की हम उम्मीद कर सकते हैं। और इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं 3 खास मेहमान। तो ये मेहमान हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मथुरा रिफाइनरी के फॉर्मर GM HSEMK आज़ाद, IIT दिल्ली ग्रेजुएट विक्रमजीत सिंह सेतिया और टेरी स्कूल स्टडीज़ में फैकल्टी गोपाल के सारंगी सर भी हमारे साथ हैं। तो आप तीनों का ही वेलकम है हमारी इस खास पेशकश में। सेतिया सर, आपसे यहाँ पर हम समझना चाहेंगे, ये जो पूरा इशू है वो क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ है और जो इंडिया है लगातार इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। जो भी चीज़ें हैं, हर जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर इंडिया जो है वो अपनी बातों को रखता है और पूरी जो कोशिश है उसमें एक तरीके से एक नज़ीर बनाने की भी कोशिश की जाती है। तो आपको क्या लग रहा है क्लाइमेट चेंज के लिहाज से, अगर हम इस तमाम चीज़ों को देखें तो ये जो चेंजेस हैं वो कितनी रफ्तार से हो रहे हैं और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी पड़ेंगी? देखिए, इन सब चेंजेस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है उनमें सबसे पहले आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। और जब हम बात करते हैं कुछ ऐसा नया पॉलिसी लाने की, तो ऑब्वियसली जैसे अभी आज़ाद जी ने बताया कि कॉस्ट ज़्यादा है तो फिर हमें कुछ उसके साथ इंसेंटिव भी देना पड़ता है। तो मैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करूँ, पहले हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व भर में ये एक प्रयास चल रहा है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं कि जिससे हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है उससे जो बंधित है इंडस्ट्री वो उसके फ्रेमवर्क में आ जाए। तो यदि मैं बात करूं हिंदुस्तान की, तो अभी आज़ाद जी ने बताया जैसे कि 1% का हमने मैंडेट रख दिया, तो एक तरह की ये पॉलिसी है। उसके अलावा दूसरा जो हमारा है कि जो हमारी इंडस्ट्री है जो हमारा ये फ्यूल बनाने वाली है उसके लिए भी कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है ताकि वो अपना एक क्वालिटेड प्रोडक्ट बना सके, प्रोड्यूस कर सके और हमारे एसएफ के लिए वो सूटेबल हो। फिर बात करते हैं इंसेंटिव की, तो विश्व भर में भी एक मुहिम चल रहा है कि इस प्रोजेक्ट को यदि कामयाब करना है तो इंसेंटिव स्कीम का होना बड़ा ज़रूरी है। तो इंसेंटिव स्कीम में जगह हर सरकार या तो अपना टैक्स रिबेट देती है, इंटरेस्ट में रिबेट देती है या किसी प्रकार के बजट अलोकेट करती है। तो यदि मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूँ तो इसमें प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी तरह के योगदान दिए गए हैं, जिसमें GST डिस्काउंट भी है, जिसमें टैक्स रिबेट भी है, जिसमें इंटरेस्ट डिस्काउंट भी है। 50% जो है इंटरेस्ट अभी वेवर किया जा रहा है। और इसके अलावा मान लीजिए कहीं पे लैंड कन्वर्जन होना है तो उसके ऊपर जो फीस है उसको वेव किया गया है। और मैं यदि बात करूँ कि जो हम एनर्जी वहाँ पे लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट दिया गया है। तो इस तरह से काफ़ी तरह के हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं अलग अलग स्टेट में, जहाँ पर जो प्रोड्यूसर हैं उनको योगदान दिया गया है। और दूसरा यदि मैं पॉइंट बताऊं तो जो इंडस्ट्रियल जो कोलाबोरेशन है स्टेक होल्डर के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलाबोरेशन में आते हैं कि हमारे 3-4 तरह के स्टेक होल्डर आते हैं, जैसे एक हमारी एविएशन इंडस्ट्री है, दूसरा हमारा जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हैं, उसके अलावा जो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं जो फ्यूल बना रहे हैं,
और बाकी भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो इन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लाना, उस पॉलिसी से बंधित करना, अवगत कराना और इनके विचार लेना, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। तो इसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे सेफक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी करके है। तो सेफक जो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज़र ग्रुप जो हो गया, एक बॉडी है। एक कमर्शियल एविएशन अल्टरनेटिव इनिशिएटिव करके एक ग्रुप है इंटरनेशनल। तो ये सभी इन स्टेक होल्डर को एक कॉमन फोरम पर लाते हैं और इनके आपस में विचार विमर्श होते हैं, जहाँ पर नई नई पॉलिसी फ्रेमवर्क बनते हैं और आगे का वे फॉरवर्ड बनता है। और आगे की मैं बात करूँ तो R&D इसके में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो R&D जो है उसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है, रिसर्च सेंटर्स का बड़ा योगदान है, फ्यूल प्रोड्यूसर का बड़ा योगदान है। तो ये लगातार रिसर्च करते रहते हैं और एक नया फ्रेमवर्क बनाते हैं कि कैसे नए प्रकार के जो हमारे एग्री प्रोड्यूस हैं उनको यूज़ किया जाए, जिससे कीमत कम हो, जिससे क्वालिटी जो है हमारी अच्छी मिले। और साथ में ही इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि ये पूरा इकोसिस्टम ऐसा बने कि कल को कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल भी कैसे आए। तो ये सब जो है लगातार प्रयोग में रहता है। पूरा R&D जो है प्रयोग करती रहती है, कुछ ना कुछ कॉस्ट भी कमी करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, कुछ नए इनिशिएटिव ऐसा करते रहते हैं जिससे कि धीरे धीरे आगे चलकर जो हमें समस्या आ रही हैं उससे छुटकारा मिले। और इसके अलावा हमें जो है पब्लिक अवेयरनेस करना भी बड़ा ज़रूरी होता है कि यदि पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा कि ये सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, मुद्दा क्या है, तो वो फिर टॉपिक जो है एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता मार्केट में। उसकी अवेयरनेस नहीं होगी तो इंडस्ट्री भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो वो भी एक प्रयास करना ज़रूरी है। तो इस तरह के जो प्रयास हैं वो मार्केट में किए जा रहे हैं, इंडस्ट्री में किए जा रहे हैं, ताकि हमारे इस प्रोजेक्ट को फ्रूटफुल बनाया जा सके। यहाँ पर गोपाल सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो अगर बात किया जाए, जो ये सस्टेनेबल एनर्जी है, जो ये ऑल्टरनेट फ्यूल है, वो ही हमको अभी फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो पूरा इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह का एक फ्यूचर में ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं और कितनी बड़ी चीज़ें होंगी ये पूरे कंट्री के लिए? मैडम, ये जो चेंज है, जैसे आज़ाद जी ने पहले बताया, चेंज एक नया चेंज जब आता है, हमने काफ़ी हर्डल्स भी फेस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इट आल्सो गिव्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जैसे एक हर्डल है कि आपका जो बायोफ्यूल आप प्रोड्यूस करेंगे या SAF प्रोड्यूस करेंगे, उसका सर्टिफिकेशन आपको चाहिए और इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन एजेंसी जो काम है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको सर्टिफाई, एंड अभी एक्सपेक्टेशन है कि आपका सर्टिफिकेशन बाई 2023 दिस ईयर तक मिल जाएगा, ताकि ना आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कमर्शियलाइज यूज़ करने के लिए वो जो आपका SAF है वो बिना सर्टिफिकेशन में नहीं कर सकते, बिकॉज इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैव टू गेट दैट सर्टिफिकेशन टू यूज़ दैट बायोफ्यूल, अदरवाइज वो आपको इंटरनेशनली वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। दूसरा, कॉस्ट का जो कंसिडरेशन है वो भी बड़ा चैलेंजिंग है। कॉस्ट अभी 2 to 5 टाइम्स ज़्यादा है। सो अगर स्केल इकोनॉमीज हम लाएँ, वो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं और वो पॉसिबल है। बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया, इंडिया में जो मिडिल क्लास एंट्री हो रहा है, इंडिया का सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, उसमें फ़्लाइट का जो नंबर ऑफ फ्लायर्स वुड इंक्रीज, एंड उसके हिसाब से नंबर ऑफ फ्लाइट्स दैट विल फ्लाई वुड आल्सो इंक्रीज, और उसके हिसाब से आपका क्या होगा ना, स्केल इकोनॉमीज बढ़ जाएगा। बट फॉर्चुनेटली हमारे पास पूरा पॉलिसी इंसेंटिव से हमने अभी जो एक्साइज ड्यूटी है 14 to 20% आई बिलीव, एंड अभी प्लान है कि जो SAF के ऊपर 5% GST लगेगा, से रिड्यूस्ड फी। नॉट ओनली दैट, आपने पूरा गैमट जो मैंने बताया ग्रीन एविएशन पॉलिसी 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके साथ हमने काफ़ी सारे एफर्ट जो नॉन SAF रिलेटेड भी लिए हैं, ताकि ना SAF ऑल्सो गेट दैट अपॉर्चुनिटी। उसको छोड़ के हमारा बायोफ्यूल की रेंज में भी काफ़ी सारा पॉलिसी आया। 2018 में हमारा जो पॉलिसी है नेशनल लेवल में, उसको अमेंडमेंट किया गया। 2022 में काफ़ी सारे स्टेट में बायोफ्यूल्स पॉलिसी लिया गया। बट चैलेंज इसमें यह है कि जो आप बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे, उसमें हम लोग कभी कभी डिस्कस करते हैं कि आपका ना जो फ्यूल एंड फूड कंपटीशन हो जाता है, कि आप फ्यूल प्रोड्यूस करेंगे तो फूड की जगह कर रहे हैं, तो फूड प्रोड्यूस करने के लिए फिर क्या करेंगे। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज जो एग्रो रेज्यूड्स हो गया या आपका जो जैसे अलग बायोफ्यूल वेराइटीज है प्लांट से, फ्यूल प्लांट से, उसमें भी आपका कार्बन जनरेट होता है, तो उसको भी आप कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये जो है एक तरह से ये चैलेंज है,
दूसरी तरह से अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटीज ये भी है कि आप एम्प्लॉयमेंट जो है 1,20,000 एम्प्लॉयमेंट इज प्रोजेक्टेड टू बी क्रिएटेड। सो ये पूरा सिस्टम है, तो सिस्टम को हमको बैलेंस वे में लेना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट का जो टारगेट है, मैंने जैसे बताया 2 तरह के टारगेट है। एक तो लार्जर जो ग्रीन ग्रोथ टारगेट है 2030 में, जो NDCs हमने नेशनली डिटरमिन जो कमिटमेंट्स है, और लॉन्ग टर्म 2070 का है। 2030 के लिए हमारा जो अभी एविएशन जो SFA का जो टारगेट है कि 1% ब्लेंडिंग बाई 2025 और 10% 2030, ये जितना इजी दिख रहा है उतना इजी नहीं है। हमको सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, पूरा जो एसोसिएटेड सिस्टम से उसको हमने क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम अचीव कर पाएंगे। ये हमारा जो ब्रॉडर स्टोरी है इसका यही है। बिल्कुल, चैलेंजेस तो हम देखें, लेकिन चैलेंजेस के साथ साथ देखें कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी ये लेकर आ रहा है। आज़ाद सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर इस पूरे हम फील्ड की बात करते हैं तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है? जैसे कि बात हो रही है एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी बहुत अपॉर्चुनिटी इसमें हो सकती है, बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, और एक जिससे कह सकते हैं पूरा एक नया फील्ड सामने है जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इस क्षेत्र में? मैं एनवायरनमेंट्स के मुद्दों से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं एनवायरनमेंट के एंगल से अगर मैं बात करूँ, उस दृष्टिकोण से देखूँ, तो इससे हमें कुछ ऐसी समस्याओं का समाधान मिल रहा है जो अभी तक हमारे पास, जिसका कुछ समाधान हमें सूझ नहीं रहा था। जैसे अब टेक्नोलॉजी आई है कि हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को भी हम इस तरह के फ्यूल में कन्वर्ट कर लें। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है या दूसरे भी ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या का एक ऐसा हल है जिससे ना केवल हम उस समस्या से हमें समाधान मिलेगा और हमें फ्यूल भी मिलेगा, हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगा। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंडिया में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ग्लोबली भी है, जो हम कूड़े के पहाड़ देखते हैं, फिर लैंडफिल के लिए हमें जगह नहीं मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छा है। दूसरा जो मैं अभी बताना चाहूँगा, मैंने बताया कि इंडियन ऑयल जो प्लांट सेटअप करने जा रहा है पानीपत रिफाइनरी में, लेंजरटेक में, तो वो प्लांट बेस्ड है एग्रीकल्चर वेस्ट पे, एग्रीकल्चर रेजिड्यू पे, और ये पानीपत में किया जा रहा है। ये ध्यान रखते हुए बहुत समय से हम लोग ये जो पराली जलाए जाने की समस्या से, और विशेष रूप से दिल्ली में इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो इसको ही ध्यान में रखते हुए कि जिससे किसानों को भी फ़ायदा हो, उनको भी जो चीज़ उनके लिए बिल्कुल बेकार है, वेस्ट की है, और उसको किसी भी तरह से करना उनके लिए इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं होता, तो वो जलाते हैं, तो उसी वेस्ट के बदले में उन्हें भी कुछ आर्थिक रूप से कुछ फ़ायदा हो जाए, और हमारा भी यहाँ पे एक एनवायरनमेंटली सस्टेनेबल फ्यूल बन जाए। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो इससे एक बिल्कुल नई दिशाएं खुल रही हैं, बहुत सी इससे समस्याएं भी हल होंगी। तो केवल फ्यूल के लिए नहीं है, ये एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी पे, क्लाइमेट चेंज के लिए ये एक तीर से बहुत से शिकार होंगे जी। तो इसलिए मैं इसके लिए बहुत आशान्वित हूँ। सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन कहा जाता है जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस सफ़र में हम बहुत सी मंजिलें पार, यानी कि बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हम इस पूरी फील्ड में देख पा रहे हैं। गोपाल सर, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बताया कि बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। अभी ब्लेंडिंग को लेकर आपसे मैं यहाँ सवाल करना चाहती हूँ। अभी 1% ब्लेंडिंग से शुरुआत की है और इसको ले जाना है, जो टारगेट है 63%, जो एक ग्लोबल वो टारगेट है वो बताया गया है, और अल्टीमेटली तो 100% भी इसको सिक्योर करना है। क्या आपको लगता है किस तरह से ये ब्लेंडिंग का पूरा मेथड काम करता है, और कब तक और किस तरह से ये अचीव किया जा सकता है? तो ब्लेंडिंग का जो इशू है उसमें प्रॉब्लम 2 तरह की है। उसको हम इकोनॉमिक्स में बहुत सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। सो सप्लाई साइड प्रॉब्लम में ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आपका जो अवेलेबिलिटी है, जैसे आज़ाद जी ने बताया कि आपको मल्टीपल सोर्सेज देखना पड़ेगा। एग्रो रेजिड्यूज हो गया, या वेस्ट जो है म्यूनिसिपल वेस्ट हो गया, या आप जो आप बोलते हैं ना फ्यूल प्लांट्स जो है उसको एनर्जी प्लांट्स जो बोलते हैं, सारे तरह से मल्टीपल ऑप्शंस हमको देखना पड़ेगा। बिकॉज हमारा जो जैसे जैसे हमने ब्लेंडिंग का परसेंटेज बढ़ाएंगे और जिस तरह से हमें बायोफ्यूल चाहिए,
तो हम क्या करेंगे ना, उस उतना अवेलेबिलिटी नहीं होगा हमारे लिए। अभी जो रिसेंट स्टोरी है ये है कि हमारा जो बायोफ्यूल का जो प्राइस है इंडिया में, वो हम बायोफ्यूल प्रोड्यूसर की फेवर में नहीं है। इसीलिए काफ़ी सारा बायोफ्यूल जो प्रोड्यूस होता है हमारा डोमेस्टिकली, वो एक्सपोर्ट हो जाता है। तो हमको कुछ प्राइसिंग स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना हो, ताकि ना हम बायोफ्यूल का जो सप्लाई है वो कंसिस्टेंट रहे और जितना अमाउंट हमें चाहे वो इंक्रीजिंगली अवेलेबल हो, ताकि ना हमारे रिक्वायरमेंट्स मीट हो। सो ये आपका सप्लाई साइड प्रॉब्लम है। डिमांड साइड में जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोग बायोफ्यूल में इसीलिए प्रायोरिटाइज कर रहे हैं क्योंकि हम ना जो पोस्ट प्रोडक्शन चैलेंजेस है, यू डोंट नीड, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको इंजन को चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे इंजन को चेंज करना इतना आसान नहीं है एविएशन इंडस्ट्री में। आपको यू कैन ओनली चेंज द फ्यूल। तो इसीलिए हमने बायोफ्यूल को फोकस कर रहे हैं। तो इंक्रीजिंगली हमारे लिए लॉन्ग टर्म चैलेंज ये है कि हम जैसे इंटरनेशनली जो बोइंग है इंडस्ट्री है, बोइंग कंपनी है, आपका जो एयरबस है, सो दे आर ऑल्सो नाउ स्टार्टेड थिंकिंग कि आपने उसको इंजन को चेंज करके इलेक्ट्रिक की तरफ ले चले, ताकि ना बायोफ्यूल इज नॉट ओनली वन सोल्यूशन। इंक्रीजिंगली बायोफ्यूल के साथ साथ आपका इंजन भी चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक आपका जो फ्लाइट है वो सिस्टम भी आ जाएगा। तो ये जो ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग धीरे धीरे जब बढ़ेगा आपका कॉस्ट इफेक्टिव होगा। सप्लाई साइड से आपका जो है आपको प्राइसिंग स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे ताकि ना सप्लाई कंटिन्यूसली अवेलेबल हो। डिमांड साइड में ब्लेंडिंग अगर बढ़ेगा, बायोफ्यूल अगर उसको कर रहे हैं, फिर भी आपको एंटायर जो इंजन और सप्लाई चेन उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली मोटी हिसाब से देखा जाए तो ब्लेंडिंग का जो इफेक्ट है वो काफ़ी सिस्टमिक है। जैसे आज़ाद जी ने बताया कि इसका जो फ़ायदा है बहुत रहेगा। अगर बायोफ्यूल्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो फार्मर का इनकम बढ़ेगा, बट उसके लिए आपको इंसेंटिव स्ट्रक्चर चाहिए। ऑलरेडी हमारा बायोफ्यूल पॉलिसी है, बट बायोफ्यूल पॉलिसी को हम ओरिएंट करना चाहिए कि हमने बायोफ्यूल का रिक्वायरमेंट इज नॉट ओनली फॉर डीजल, जो अभी जो है आप 10% ब्लेंडिंग है, 20% ब्लेंडिंग है डीजल पेट्रोल इंजन, उसको आगे लेने के लिए आपको बायोफ्यूल का पूरा एंटायर पॉलिसी हैज़ टू बी चेंज एंड इट हैज़ टू बी ओरिएंटेड कि एविएशन का रिक्वायरमेंट जो उसको भी मीट किया जाए। ये बेसिकली सर आपसे भी यही मेरा सवाल रहेगा, ये जो सारी रिक्वायरमेंट है और जो हमारा टारगेट है और जो एक सेल्फ रिलायंट बनने की बात है, जिस तरह से आत्मनिर्भरता इसमें हासिल करनी है, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो किस तरह से इसमें पूरा काम होगा? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की हम आपसे बात करना चाहते हैं, कैसे ये ब्लेंडिंग का ये टारगेट मीट करेंगे? देखिए, इसमें इंडस्ट्री का कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मैं बात करूं आज की डेट में कि किसी को कहें कि आप 2 गुना महंगा कोई सामान ख़रीद लो हमारे से, तो कोई भी रेडी नहीं होगा। एनवायरनमेंट तो हमारा क्लीन करना ही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी आ रही हैं। बट दूसरी तरफ यदि मैं कहूं कि सभी जो प्लेयर हैं एविएशन के वो एकदम से रेडी हो जाएंगे, तो वो वहाँ कमिटमेंट चाहिए। तो उस कमिटमेंट के लिए सबसे पहले अवेयरनेस करना ज़रूरी है। यदि जनता को पूरी तरह से अवेयरनेस आएगी कि वाकई में ही इससे इन्वायरमेंट को, पूरी सृष्टि को फ़ायदा होने वाला है, तो इंडस्ट्री भी सोचने पे मजबूर होगी कि हमें इस डायरेक्शन में कमिट होना है। तो कमिटमेंट की बात जब मैं करता हूँ तो इसमें कमिटमेंट चाहिए हमें। एक तो इंडस्ट्री की जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हैं, एविएशन इंडस्ट्री है, और तीसरा जो बायोमास फ्यूल प्रोड्यूसर हैं। यदि तीनों कमिट करें और इस पूरे साइकिल को इकोसिस्टम में ले आएँ, तो धीरे धीरे ये जो टारगेट है अचीव होने की डायरेक्शन में हम जाएंगे। दूसरी तरफ से हमें यदि जैसा बताया है गोपाल जी ने, यदि हम बायोमास फ्यूल का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो हमारी फूड सिक्योरिटी पे भी एक इशू आता है। तो पैरेलली हमें अपनी फूड सिक्योरिटी को भी ध्यान में देना होगा। अपना एग्री प्रोड्यूस जो है प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन नहीं बनाएंगे तो फूड सिक्योरिटी हमारा बिल बढ़ जाएगा, वहाँ से फिर हम फूड बाहर से इम्पोर्ट करते रहेंगे। तो ये पूरा इकोसिस्टम है। इस पूरे इकोसिस्टम में हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। और जो मार्केट में जो आज की बात करूं डिमांड एंड सप्लाई की, उसको भी ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। यदि इंडस्ट्री पूरी तरह से कमिटेड है बट हमारे पास सप्लाई नहीं है, तो वो एक हमारे लिए एक दुख नहीं जो डायरेक्शन आ जाएगी। तो सप्लाई को भी टाइमली पूरा करना और पूरा इकोसिस्टम बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हम इस पूरे इकोसिस्टम में एनवायरनमेंट को बढ़ाने में पूरा सहयोग दे पाएँ। जिस तरह से बात कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है और डिमांड और सप्लाई की यहाँ पर बात है, आज़ाद सर आपने तो पेट्रोलियम सेक्टर में इतने लंबे अरसे तक काम किया है, आपसे जब बात करना चाहेंगे जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफ़िल होगी? ये रॉ मटेरियल की जो बात है, आखिर इसके लिए क्या रॉ मटेरियल लगता है और कैसे इसकी भरपाई, इसकी अगर कहा जाए, इसकी पूरा किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक रॉ मटेरियल की बात है और
फॉर्चुनेटली बहुत तरह के रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं जिनकी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। तो जो सेतिया साहब ने भी कहा, गोपाल जी ने भी कहा कि हम लोग किसी एक सोर्स पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। जो जिनको हम 1G सोर्सेस कहते हैं, जो बेसिकली क्रॉप्स हैं, शुगर केन है, दूसरी क्रॉप्स हैं। यूएस में कॉर्न पे ज़्यादा इसमें एम्फेसिस दिया जाता है, यूरोप में बीट रूट है, बट ये सारी क्रॉप्स जो हैं ये बेसिकली फूड क्रॉप्स हैं। तो इसके अलावा जो दूसरी क्रॉप्स हैं, जट्रोफा पे काफ़ी समय से काम चल रहा है। तो जट्रोफा एक ऐसी क्रॉप है जो एक्चुअली बहुत ही सूखे इलाकों में भी उसका उत्पादन हो जाता है। तो जट्रोफा इस तरह की क्रॉप्स पे जाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो अभी फूड क्रॉप्स के लिए जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो कम नहीं होगा। दूसरी तरह की क्रॉप्स हैं जो रोटेशनल क्रॉप्स हैं, जिसका अभी यूएस में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कैमेलिना है, जो कि हम वीट के साथ या दूसरी सीरियल्स की क्रॉप के साथ कर सकते हैं। और एक जो बहुत बड़ा एरिया है जो है एल्गी का है, जिस पे अभी काम होना बाकी है, और उसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इन क्रॉप से करीब 15 टाइम्स 15 गुना ज़्यादा उसमें ऑयल है। तो उस पे काम होना है। और ये एल्गी भी जो है आपके यूज़फुल क्रॉप एरिया में से नहीं आता, ये भी इसी तरह के एरियाज़ में होता है। सॉल्टी एरिया है, वेस्ट एरिया है, इसमें होता है। तो हमको धीरे धीरे अपना फोकस जो है इन क्रॉप से कम करके इस एनर्जी बास्केट में, इस क्रॉप मिक्स में हमको दूसरे रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है और गैसिफिकेशन प्लस सिंथेसाइजेशन की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस मुझे लगता है कि आने वाले समय में ज़्यादा कामयाब होंगी और ज़्यादा प्रोडक्शन उनसे होगा। अभी जो टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली हाइड्रोजनेशन है ऑफ ईस्टर्स एंड फैटी एसिड्स, एफा टेक्नोलॉजी है, या दूसरी जो टेक्नोलॉजी है जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, अल्कोहल टू जेट फ्यूल, ये टेक्नोलॉजीज़ अभी चूँकि बहुत मैच्योर्ड हैं तो इन पे पहले काम हो रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे ये दूसरी टेक्नोलॉजीज़ और अल्टरनेटिव सोर्सेज पे आएंगे तो इस तरह की समस्या नहीं रह जाएगी। जी बिल्कुल गोपाल सर, यहाँ पर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा इनकरेज करने की ज़रूरत है, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री है, चाहे जो हमारी सारी पॉलिसीज़ हैं, और इसके साथ सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, जो ट्रैवलर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, एक तरीके से एक पूरी अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। तो अगर आप इसे समाप्त करना चाहें, किस तरह का आप फ्यूचर देखते हैं इस पूरे फील्ड में, आत्मनिर्भर होने के डायरेक्शन में, सेल्फ रिलायंट होने के डायरेक्शन में, कैसे समाप्त करेंगे आप? मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इसको लेकर, बिकॉज इंडिया का पोटेंशियल काफ़ी हाई है और इंडिया का जो एविएशन इंडस्ट्री है हम देखें कि आगे जाएगा। इसलिए हमारा जो टारगेट है, हम मल्टीपल बेसिकली जो हमने बोलते हैं इकोसिस्टम हमारे पास ऑलरेडी है। गवर्नमेंट का R&D एक्सपेंसेस ऑलरेडी, गवर्नमेंट इज डूइंग लॉट ऑफ R&D ऑन दिस। कमर्शियल जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग मनी इनटू इट। एंड इंटरेस्टिंगली मैंने जो बताया कि कार्बन मार्केट इज बेसिकली अनदर वे ऑफ फंडिंग योर डेवलपमेंट्स, डिकार्बोनाइजेशन एफर्ट्स। एंड उसमें कमर्शियल जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है दे आर कंट्रीब्यूटिंग, और इंडिविजुअली ये ऑप्शन आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन ये है कि इंडिविजुअल फ्लायर्स जो है दे कैन पे ए प्रीमियम एंड दैट मनी कैन एक्चुअली बीइंग इन्वेस्टेड इन डिकार्बोनाइजिंग एंड क्रिएटिंग स्पेस फॉर बायोफ्यूल। वो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है। पॉलिसी इंसेंटिव्स भी क्रिएट किया जा रहा है, नॉट ओनली सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में है। इंडिया जैसे G20 में काफ़ी आगे लेके काफ़ी सारी चीज़ों को जा रहा है। इंडिया इज पोजिशनिंग इटसेल्फ एज ए कंट्री, रेस्पॉन्सिबल कंट्री ग्लोबली। तो एविएशन इंडस्ट्री का जो चेंज है, इसका जो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट काफ़ी हाई है और इकोसिस्टम हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। इसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रोड जो है, पाथवेज है, थोड़ा डिफिकल्टीज है, बट हम लोग सारे पॉजिटिव है कि इसको जो आगे जाएगा इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। इट कैन कंट्रीब्यूट, इंडिया के जो क्लाइमेट एक्शंस है, क्लाइमेट गोल्स है, उसको लेकर काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगा। इसका जो इम्पैक्ट है बोथ लोकली और ग्लोबली, आप पोल्यूशन का इम्पैक्ट देखिए, CO2 का इम्पैक्ट देखिए, GHG इम्पैक्ट है, ये ओवर टाइम रिड्यूस होगा एंड ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कंट्री का जो डिकार्बोनाइजेशन गोल है, ग्रीन ग्रोथ का स्ट्रैटेजी हो।
सीधे सर, आपका भी मैं एक इंक्लूडिंग रिमार्क चाहूँगी। ये 2047 का जो गोल है आत्मनिर्भर बनने का, तो क्या वे फॉरवर्ड आप देखते हैं, कितना आसान तरीके से हो पाएगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है हमारी कंट्री के लिए। यदि मैं बात करूं करंट गवर्नमेंट की और पॉलिसीज़ की, पॉलिसी फ्रेमवर्क उसी डायरेक्शन में जा रहा है जो कि हमने गोल डिसाइड किया है। हम अभी 1% का टारगेट रख के बैठे हैं 2025 के लिए, 10% का हमने टारगेट रखा है 2030 के लिए। इंडस्ट्री पूरी तरह से अभी रेडी नहीं है, बट पूरी उम्मीद है जिस तरह से हमने पास्ट में सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और भी काफ़ी प्रोजेक्ट कंट्री ने डिलीवर किए हैं, तो इसको भी हम टाइमली डिलीवर करेंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। 2047 में हम जीरो नेट का जो हमारा लक्ष्य है उसे हमारा देश पूरी तरह से प्राप्त करके ही रहेगा। मुझे इसमें कोई शंका की कोई गुंजाइश नहीं लगती। तो चलते चलते आपका भी रिमार्क चाहूँगी। आज़ाद सर, आप किस तरह से देखते हैं 2047 के इस गोल को जो कि नेट ज़ीरो का है, और इसमें पूरी तरह से जो आत्मनिर्भर होना है, किस तरह से आप देखेंगे इसे? देखिए, 2047 का ये जो गोल है, पहली चीज़ तो हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ये एक ऐसा गोल नहीं है जिसको हम मिस कर सकते हैं। कोई भी इसको मिस नहीं कर सकता। नोबडी कैन अफोर्ड टू। इस समय जो क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन है, और अगर हमको ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो सभी सारे विश्व में मिले जुले ये प्रयास हो रहे हैं और सारे सेक्टर्स में हो रहे हैं। वो ऑयल का सेक्टर हो, वो कोल का सेक्टर हो, और हम जैसे प्रयास कर रहे हैं वैसे वैसे नए रास्ते निकल के आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। सभी डायरेक्शंस में काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके, और जैसा गोपाल जी साहब ने कहा कि उस पर भी काम हो रहा है कि एविएशन में भी हम क्या इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं और इस तरह का आ सकता है। तो 2047 तक को जिस गति से इसमें परिवर्तन हो रहा है, अगर मैं देखूं पिछले 9 साल में, तो हमारा सोलर पावर की कैपेसिटी में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, ऑलमोस्ट 24 टाइम्स बढ़ा है। हमारा हमारा रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेस हैं उसमें बहुत ही इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट रही है। तो पहले जो हमें लगता था कि ये काम नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है क्योंकि डेवलपमेंट बहुत स्लो था, तो अभी ऐसा नहीं है, बहुत फास्ट हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 तक हम अपना गोल को अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल, जैसा आप तीनों ही लोगों ने बताया, तो एक ब्राइट फ्यूचर हम देख सकते हैं एसएफ के पूरे इस फील्ड में, और कह सकते हैं कि इंडिया एक ग्लोबल लीडर हो सकता है इस डायरेक्शन में, इस पूरे फील्ड में। आप तीनों ही लोग यहाँ पर आए और इतने वैल्यूबल इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे साथ शेयर की हमारे ऑडियंस के साथ। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। तो हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecial@gmail.com। तो इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।